हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश वाटिका में। ये दोस्तों मैं हूं समीर सर और आज का वीडियो है बेसिक इंग्लिश ग्रामर का नेक्स्ट सीरीज। ये दोस्तों बेसिक इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत हम लोग लगातार कई पार्ट्स से सेंटेंस का अध्ययन करते आ रहे हैं। जी दोस्तों, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए ये आज का वीडियो सेंटेंस का अगला पार्ट यानी पार्ट 6 है, जिसके अंतर्गत हम लोग आज बिल्कुल नया टॉपिक पढ़ेंगे, क्लॉज। ये दोस्तों क्लॉज आपने नाम सुना है दोस्तों। इससे पहले मैं इस पर एक छोटा सा वीडियो बना चुका हूँ। क्लॉज, फ्रेज, इडियम्स में क्या डिफरेंसेस मैं आपको समझा चुका हूँ। ये दोस्तों, लेकिन आज की इस वीडियो में हम क्लॉज को डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और आज का ये इम्पोर्टेंट टॉपिक क्लॉज को समझिए। ये दोस्तों, लेकिन उससे पहले मैंने आपको पार्ट 5 यानी सेंटेंस के पार्ट 5 में कुछ क्वेश्चंस दिए थे प्रैक्टिस के लिए। उसका आंसर शीट आपके सामने है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने आंसर से मैच कर लें। ये लेवल 1 का आंसर शीट है और ये लेवल 2 का आंसर शीट है। ये दोस्तों, ये दोनों लेवल का आंसर शीट आप अपने आंसर से जरूर मैच करेंगे। चलिए देर न करते हम लोग आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करते हैं, क्लाउज। ये दोस्तों क्लाउज, क्लाउज को हम लोग उपवाक्य कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये उपवाक्य इसलिए कि ये कंप्लीट वाक्य नहीं होता है। तो क्लाउज होता क्या है? एक्चुअली दोस्तों, क्लाउज सेंटेंस क्रम में क्लाउज पढ़ाने की आवश्यकता मुझे क्यों पड़ी, ये प्रश्न है। तो दोस्तों इसलिए क्योंकि हम लोगों ने पिछले वीडियो में काइंड्स ऑफ सेंटेंस पढ़ा था, जिसमें फंक्शन के आधार पर मैंने सेंटेंस को बांटा था। दोस्तों सेंटेंस को हम लोग क्लाउज के आधार पर भी बांटते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्लाउज के आधार पर भी सेंटेंस हमारे सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड होते हैं। तो आखिर कैसे ये सिंपल होंगे, कौन से सेंटेंस कंपाउंड होंगे, कौन से सेंटेंस कॉम्प्लेक्स होंगे, इसको समझने के लिए हमें क्लाउज को समझना बहुत जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, क्लाउज अगर हम समझ लेते हैं तो हम किसी भी सेंटेंस को देखकर आसानी से बता सकते हैं कि यह सिंपल सेंटेंस है या कॉम्प्लेक्स है या कंपाउंड है। चलिए दोस्तों, समझते हैं आज की इस वीडियो में क्लाउज और टाइप्स ऑफ क्लाउज। ये दोस्तों, क्लाउज क्या होता है? पहला प्रश्न है, क्लाउज क्या होता है? क्लाउज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन्स इट्स ओन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। क्लाउज एक ऐसे शब्द का समूह होता है जिसका अपना एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। ये दोस्तों, कोई भी क्लाउज ग्रुप ऑफ वर्ड्स, हम लोगों ने सेंटेंस पढ़ा, ग्रुप ऑफ वर्ड्स उसका अपना एक कंप्लीट थॉट होता है। ये दोस्तों, यहाँ पे थॉट की बात नहीं की जा रही है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा और उसमें एक सब्जेक्ट होगा और एक प्रेडिकेट, यानी सब्जेक्ट यानी नाउन प्रोनाउन होगा और प्रेडिकेट यानी उसके साथ वर्ब होगा। तो ये दोस्तों, क्लाउज ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसका अपना सब्जेक्ट और अपना प्रेडिकेट होता है। क्लाउज करता क्या है देखते हैं आगे। अ क्लाउज में स्टैंड एज अ सिंपल सेंटेंस। हम लोग क्लाउज को एक सिंपल सेंटेंस भी समझ सकते हैं, एक सिंपल सेंटेंस की तरह उसको ट्रीट कर सकते हैं। या हम कई क्लाउज को ज्वाइन करके, अगर एक क्लाउज दूसरे क्लाउज से ज्वाइन होता है तो उससे क्या होता है, एक बड़े सेंटेंस का निर्माण होता है। तो जी हाँ दोस्तों, कई क्लाउज मिलकर हम लोग एक बड़ा सेंटेंस भी बनाते हैं। Therefore, a sentence consists of one, two or more clauses। इसलिए एक वाक्य में हम लोग एक क्लाउज भी देख सकते हैं, दो भी देख सकते हैं, दो से अधिक भी, मतलब कई क्लाउज देख सकते हैं। जी दोस्तों, तो देखते हैं, एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं क्लाउज और सेंटेंस में क्या डिफरेंस होता है। देखिए दोस्तों, पहला एग्जाम्पल है, द टीचर आस्क्ड अ क्वेश्चन। इस सेंटेंस को अगर हम गौर से देखते हैं तो इसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स के रूप में 6 ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं। द टीचर आस्क्ड अ क्वेश्चन, तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गए और इसका एक कंप्लीट मीनिंग भी है। शिक्षक ने प्रश्न पूछा, कंप्लीट मीनिंग भी है, तो एक सेंटेंस हुआ। और इसका अपना एक सब्जेक्ट भी है, द टीचर सब्जेक्ट है और आस्क्ड अ क्वेश्चन एक प्रेडिकेट है। जी हाँ दोस्तों, आस्क्ड अ क्वेश्चन क्या है, प्रेडिकेट है। तो आप देखें, ग्रुप ऑफ वर्ड्स और उसका अपना एक सब्जेक्ट और अपना एक प्रेडिकेट, इस आधार पर एक क्लॉज भी हुआ और चूंकि कंप्लीट थॉट दे रहा है, इस आधार पर एक सेंटेंस भी हुआ। तो जी हाँ दोस्तों, ये क्लॉज भी है और एक सेंटेंस भी है। सेंटेंस क्यों है? क्योंकि ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और इसका अपना एक कंप्लीट थॉट है। क्लॉज क्यों है? क्योंकि ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और इसका अपना एक सब्जेक्ट और अपना एक प्रेडिकेट भी है। जी हाँ दोस्तों, तो आप कह सकते हैं कि क्लॉज एक सेंटेंस हो सकता है, क्लॉज एक सेंटेंस हो सकता है और सेंटेंस एक क्लॉज हो सकता है, लेकिन हर क्लॉज एक सेंटेंस नहीं हो सकता है। ये तो फिर से समझेंगे बात को, कंफ्यूज नहीं करना है।
यानी हर क्लाउज जरूरी नहीं कि एक सेंटेंस हो, लेकिन हर सेंटेंस एक क्लाउज होगा। यानी सेंटेंस एक क्लाउज हो सकता है, लेकिन हर क्लाउज जरूरी नहीं कि एक सेंटेंस हो, क्योंकि बहुत सारे क्लाउज ऐसे मिलेंगे जिनके कंप्लीट थॉट नहीं मिलेंगे, कंप्लीट सेंस नहीं मिलेंगे, तो वैसे स्थिति में वो एक सेंटेंस नहीं हो सकता है। यानी सेंटेंस होने के लिए कंप्लीट थॉट का होना जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, तो कह सकते हैं कि हर सेंटेंस एक क्लाउज हो सकता है, लेकिन हर क्लाउज एक सेंटेंस नहीं हो सकता है। जैसे कि देखिए दोस्तों, अभी द टीचर आस्क्ड ए क्वेश्चन एक सेंटेंस भी है और एक क्लाउज भी है, लेकिन अगर हम इसके पहले अगर इफ जोड़ दें, इफ कंजंक्शन जोड़ दें, तो सेंटेंस हो जाएगा इफ द टीचर आस्क्ड अ क्वेश्चन, यदि शिक्षक प्रश्न पूछते। क्या दोस्तों, क्या आपको अब सेंटेंस लग रहा है? क्या इससे कंप्लीट थॉट मिल रहा है? नहीं ना। तो इस प्रकार ये क्लाउज तो हुआ, लेकिन एक सेंटेंस नहीं हुआ। तो याद रखेंगे दोस्तों कि हर क्लाउज जरूरी नहीं कि एक सेंटेंस हो, लेकिन हर सेंटेंस एक क्लाउज होगा। आई होप आपने समझ लिया। तो क्लाउज के लिए ग्रुप ऑफ वर्ड्स और उसका अपना एक सब्जेक्ट और अपना एक प्रेडिकेट होना चाहिए। जरूरी नहीं कंप्लीट थॉट हो, लेकिन एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होना चाहिए। लेकिन सेंटेंस के लिए ये सब चीज़ अनिवार्य है। कंप्लीट थॉट भी होना चाहिए, सब्जेक्ट भी होना चाहिए, प्रेडिकेट भी होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगले एग्जाम्पल को। द टीचर आस्क्ड अ क्वेश्चन, वही सेम एग्जाम्पल, द टीचर आस्क्ड अ क्वेश्चन, ये कंप्लीट थॉट दे रहा है, एक सेंटेंस भी, एक क्लॉज भी है, बट नो वन आंसर, लेकिन किसी ने उत्तर नहीं दिया। ये भी एक आपका सेंटेंस, सब्जेक्ट नो वन है और वर्ब आंसर्ड है, तो ये भी एक क्लाउज है, लेकिन ये बट से जुड़ा हुआ है इसलिए क्लाउज है। तो इस प्रकार से ये बड़ा वाक्य दो क्लाउज का हो गया। पहला क्लाउज द टीचर आस्क्ड अ क्वेश्चन और दूसरा क्लाउज नो वन आंसर्ड। अगला एग्जाम्पल लेते हैं। आई लाइक इंग्लिश बट माई ब्रदर लाइक्स बायोलॉजी बिकॉज ही वांट्स टू बिकम ए डॉक्टर। ये दोस्तों ये एक बड़ा वाक्य है, इसमें तीन क्लाउजेस है। पहला क्लाउज आई लाइक इंग्लिश, दूसरा क्लाउज बट माई ब्रदर लाइक्स बायोलॉजी और तीसरा क्लाउज बिकॉज ही वांट्स टू बिकम ए डॉक्टर। जी दोस्तों, एक सेंटेंस एक क्लाउज का भी हो सकता है, दो का भी हो सकता है और दो से अधिक क्लाउज का भी हो सकता है। जी दोस्तों, अब ये जो क्लाउज जुड़कर आते हैं, तो ये कौन से क्लाउज होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, तो हम लोग आगे देखेंगे टाइप्स ऑफ क्लाउज। जी दोस्तों, टाइप्स ऑफ क्लाउज। टाइप्स ऑफ क्लाउज, एक्चुअली क्लाउज एग्जाम में अगर पूछा जाए तो क्लाउज दो प्रकार के ही बताए जाते हैं, प्रिंसिपल क्लाउज और सबऑर्डिनेट क्लाउज। लेकिन दोस्तों इसके बीच एक क्लाउज और होता है, कोऑर्डिनेट क्लाउज। तो हम लोग यहाँ पे तीनों क्लाउज का अध्ययन करेंगे। यानी मुख्य रूप से क्लाउज को हम लोग तीन प्रकार से देखेंगे। पहला प्रकार है प्रिंसिपल क्लाउज, या इसका दूसरा नाम मेन क्लाउज या इंडिपेंडेंट क्लाउज। ये दोस्तों प्रिंसिपल क्लाउज को दो और नाम से पुकारा जा सकता है, मेन क्लाउज और इंडिपेंडेंट क्लाउज। प्रधान वाक्य, मुख्य वाक्य, स्वतंत्र वाक्य, सॉरी उपवाक्य। प्रधान उपवाक्य, मुख्य उपवाक्य और स्वतंत्र उपवाक्य। अगला क्लाउज है कोऑर्डिनेट क्लाउज, समान पदीय उपवाक्य। ये दोस्तों समान पदीय मतलब ये ऐसे क्लाउज होते हैं जो अपने अंतर्गत कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़े होते हैं। अब कोऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या होता है हम लोग डिटेल से कंजंक्शन चैप्टर में पढ़ेंगे और समझेंगे कि कंजंक्शन कितने प्रकार के होते हैं, उसमें कोऑर्डिनेट कंजंक्शन भी आता है। तो वैसे कंजंक्शन जो समान पदों को जोड़ते हो, इक्वल स्टेटस को जोड़ते, इक्वल रैंक को जोड़ते हैं, वो कोऑर्डिनेट क्लाउज कहलाते हैं, इसलिए इसका नाम समान पदीय उपवाक्य होता है। और अगला जो क्लाउज है वो है सबऑर्डिनेट क्लाउज, या इसका दूसरा नाम डिपेंडेंट क्लाउज, ये जो आश्रित उपवाक्य। जी हाँ दोस्तों, ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जुड़ने वाले उपवाक्य होते हैं। तो अब ये प्रिंसिपल क्लाउज, कोऑर्डिनेट क्लाउज और सबऑर्डिनेट क्लाउज क्या क्या होते हैं हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो पहला प्रिंसिपल क्लाउज, पहला क्लाउज है आपका प्रिंसिपल क्लाउज। ये दोस्तों बहुत गौर से समझेंगे प्रिंसिपल क्लाउज क्या होता है, बहुत ही माइन्यूट चीज है, आपको समझना पड़ेगा। प्रिंसिपल क्लाउज is a clause that expresses a complete thought and can stand alone as a sentence। ये दोस्तों देखेंगे मेन क्लाउज जो होता है यानी वह उपवाक्य जो पूर्ण विचार, पूर्ण विचार कहने का मतलब कंप्लीट थॉट व्यक्त करता, एक्सप्रेस करता है और अकेले वाक्य के रूप में भी आ सकता है। अगर अकेले है और कंप्लीट थॉट दे रहा है तो एक वाक्य भी समझ सकते हैं उसको, तो उसको हम लोग उस स्थिति में प्रिंसिपल क्लॉज भी कहेंगे और एक सेंटेंस भी कह सकते हैं। देखा जाए आगे, ए मेन क्लॉज इज नॉर्मली रिफर्ड एज ए सिंपल सेंटेंस। जी हाँ दोस्तों, जो मेन क्लॉज होता है यानी इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है यानी प्रिंसिपल क्लॉज होता है, वो नॉर्मली साधारण रूप से एक सिंपल सेंटेंस भी होता है। क्यों? एक ही बात है उसके लिए, कंप्लीट थॉट, चूंकि उसका कंप्लीट थॉट होता है और कंप्लीट थॉट है तो एक सेंटेंस है। तो दोस्तों
हम प्रिंसिपल क्लॉज को एक सिंपल सेंटेंस भी रेफर कर सकते हैं। एग्जाम्पल में देखेंगे जितने भी अंडरलाइंड सेंटेंस हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, वो सारे प्रिंसिपल क्लॉज के एग्जाम्पल्स हैं। जैसे आई मेट द बॉय, आई सब्जेक्ट है, मेट द बॉय आपका प्रेडिकेट है, तो उसका अपना एक सब्जेक्ट और अपना प्रेडिकेट हो गया, तो ये आपका एक क्लॉज हो गया। क्योंकि इसका कंप्लीट थॉट है, आई मेट द बॉय, मैं एक लड़के से मिला, कंप्लीट थॉट है, तो इसलिए कहलाएगा प्रिंसिपल क्लॉज। आगे उस पर जो जुड़ा हुआ है वो दूसरा क्लॉज है। सी इज वियरिंग अ शर्ट, तो सी सब्जेक्ट है, इज वियरिंग आपका प्रेडिकेट है, और इसका एक कंप्लीट थॉट है, उसने एक शर्ट पहना है, वह एक शर्ट पहनी हुई है, तो इसका मतलब कंप्लीट थॉट है। तो ये एक क्लॉज भी है, यानी प्रिंसिपल क्लॉज भी है, और एक सेंटेंस भी है। द टीचर आस्क्ड अ क्वेश्चन, शिक्षक ने एक प्रश्न पूछा, पिछले स्लाइड में मैंने बताया है। यह एक सेंटेंस भी है और एक क्लॉज भी है। तो क्लॉज में कौन सा क्लॉज हो गया दोस्तों? प्रिंसिपल क्लॉज। इसका कंप्लीट सेंस है, ही टेक्स मेडिसिन, वह दवा लेता है, सब्जेक्ट भी है, प्रेडिकेट भी है, इसका भी कंप्लीट सेंस है, इसलिए यह भी प्रिंसिपल क्लॉज हुआ। ही बिकेम एंग्री, वह गुस्सा हो गया, तो इसका भी एक कंप्लीट सेंस है। तो दोस्तों वैसे क्लॉज जिसका अपना एक सब्जेक्ट हो और अपना एक प्रेडिकेट हो और कंप्लीट थॉट देता हो, याद रखेंगे दोस्तों, कंप्लीट थॉट देता हो, तो वही कहलाएगा आपका प्रिंसिपल क्लॉज। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्लॉज की तरफ, जो है कोऑर्डिनेट क्लॉज। ये दोस्तों समान पदीय उपवाक्य। तो मैंने बताया कि ये कनेक्ट होते हैं हमेशा। कनेक्ट किससे होंगे? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। जी हाँ दोस्तों, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज इज अ क्लॉज दैट इज कनेक्टेड टू द प्रिंसिपल क्लॉज बाय अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। यानी वह उपवाक जो मुख्य उपवाक से यानी प्रिंसिपल क्लॉज से जुड़ा हो, किससे? एक पदीय संयोजक मतलब सहसंयोजक से जुड़ा हो, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ा हो, उसे हम लोग समान पदीय उपवाक कहते हैं। A coordinate clause is equal to the principal clause in rank and forms a complete sense। जी हाँ दोस्तों, मैंने बताया था कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन भी इक्वल स्टेटस रखता है, किसके जैसा? प्रिंसिपल क्लॉज के साथ। प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है? एक कंप्लीट थॉट देता है, तो आपका कोऑर्डिनेट क्लॉज भी कंप्लीट थॉट देगा। लेकिन इसे कोऑर्डिनेट क्लॉज इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ा होता है। दोस्तों कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कौन कौन होते हैं, तो यहाँ उसके लिए मैंने एक ट्रिक दे दिया है, फैन बॉयज। आप इसको, बहुत फेमस ट्रिक है, आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं कि ये 7 जो होते हैं कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं। F फॉर, A फॉर एंड फॉर नॉर, B फॉर बट, O फॉर और, Y फॉर येट। ये सारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं, और इनसे जुड़ने वाला जो भी क्लॉज होगा वो कोऑर्डिनेट क्लॉज कहलाएगा। देखते हैं एग्जांपल दोस्तों। ही इज पुअर, वह गरीब है, कंप्लीट थॉट, यानी ये मेन क्लॉज हो गया। बट ही इज ऑनेस्ट, इसका भी कंप्लीट थॉट है, वह ईमानदार है। लेकिन ये चूंकि ये बट से जुड़ा हुआ, और बट क्या है आपका? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, इसलिए इस पार्ट को हम लोग कहेंगे कोऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है दोस्तों, और दोनों का अपना अपना कंप्लीट सेंस है, तो इसलिए ये किसके बराबर हुआ? इस प्रिंसिपल क्लॉज के बराबर हुआ। यू मस्ट वर्क हार्ड, आपको कठिन परिश्रम करनी चाहिए, और या यू कांट सक्सीड, या आप सफल नहीं हो सकते हैं, तो इसका भी एक अपना सेंस है। चूंकि ये और से जुड़ा हुआ, और क्या है आपका? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, इसलिए कोऑर्डिनेट क्लॉज है। और इसमें एंड गोज आउट फॉर अ वॉक। क्योंकि दोस्त यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गोज आउट फॉर अ वॉक मैंने टहलने के लिए बाहर जाता है, तो कौन? तो ये का सब्जेक्ट भी यहाँ पे ही है, तो इसका अपना एक सब्जेक्ट और अपना वर्ब यानी प्रेडिकेट हो गया, और इसका भी कंप्लीट सेंस है, ही गोज आउट फॉर अ वॉक। लेकिन एंड से जुड़ने की वजह से ये क्या हो गया? कोऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। और एंड क्या है आपका? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपने समझ लिया कि प्रिंसिपल क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज दोनों लगभग बराबर ही होते हैं, क्योंकि दोनों का कंप्लीट थॉट होता है। लेकिन प्रिंसिपल क्लॉज पूरी तरह स्वतंत्र होता है, इंडिपेंडेंट होता है, जबकि कोऑर्डिनेट क्लॉज हमेशा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ा होता है। ये दोस्तों, और इसका भी अपना कंप्लीट मीनिंग होता है। इन दोनों में बहुत कम अंतर होता है। अब देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, सबऑर्डिनेट क्लॉज को। ये क्या होता है? ये दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज, और इसके ऊपर एक वीडियो और मैं लाऊंगा आपको, इसके बाद वाला वीडियो, उसको भी आप जरूर देखेंगे। चलिए दोस्तों समझते हैं इसमें सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज क्या होता है। सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज इज अ क्लॉज विच डज नॉट एक्सप्रेस कंप्लीट थॉट। जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार इंडिपेंडेंट क्लॉज एक्सप्रेस करता था कंप्लीट थॉट को, लेकिन ये नहीं करता है, और ये कंप्लीट थॉट के लिए डिपेंड होता है किस पे? अनदर क्लॉज पे, दूसरे क्लॉज पे, मेन क्लॉज पे। दूसरा क्लॉज कौन? मेन क्लॉज पे। देखते हैं वह उपवाक जो पूर्ण विचार यानी कंप्लीट थॉट व्यक्त करने के लिए दूसरे उपवाक यानी मेन क्लॉज पे आश्रित हो, डिपेंड हो, उसे आश्रित उपवाक कहा जाता है।
सबऑर्डिनेट क्लाउज डज नॉट एक्सप्रेस कंप्लीट आइडिया। जी दोस्तों, मैंने बताया कि यह कंप्लीट आइडिया एक्सप्रेस नहीं करता है, जबकि आपका कोऑर्डिनेट या इंडिपेंडेंट वो दोनों क्या करता है, कंप्लीट आइडिया देता है, लेकिन ये कंप्लीट आइडिया नहीं देता है। इसलिए इसे हम लोग सेंटेंस नहीं कहेंगे, क्योंकि वाक्य होने के लिए, सेंटेंस होने के लिए कंप्लीट आइडिया चाहिए, कंप्लीट थॉट चाहिए, और ये कंप्लीट थॉट देता है नहीं, इसलिए सेंटेंस के रूप में कभी नहीं आ सकता है। और जिस जिस सेंटेंस में आपको सबऑर्डिनेट क्लाउज नजर आता है उसमें एक मेन क्लाउज अवश्य होगा। जी हाँ दोस्तों, अ सेंटेंस हैविंग अ सबऑर्डिनेट क्लाउज, वैसा वाक्य जो अपने साथ सबऑर्डिनेट क्लाउज रखता है उसके अंदर क्या होना चाहिए, एक मेन क्लाउज होना ही चाहिए। तो दोस्तों एग्जांपल से क्लियर करते हैं। आई मेड द बॉय हु हैड हेल्प्ड मी। अब दोस्तों अंडरलाइंड जो क्लाउज है वो है हु हैड हेल्प्ड मी। अब इसको हम केवल इसी का अगर मीनिंग करें, जिसने मेरी मदद की थी, जिसने मेरी मदद की थी, क्या कोई सेंस मिल रहा है दोस्तों? आई होप समझ रहे हैं आप। नहीं, इसका कोई सेंस, कंप्लीट सेंस नहीं मिल रहा है। और जिसने मेरी मदद की थी, तो मैं उस लड़के से मिला। अब देखिए, अगर हमने बोला आई मेट द बॉय, मैं उस लड़के से मिला जिसने मेरी मदद की थी, तो अब ये जिसने मेरी मदद की का जो थॉट हुआ कंप्लीट किसके वजह से हुआ, आई मेट द बॉय की वजह से। तो दोस्तों इसने अपने थॉट को कंप्लीट करने के लिए किस पे डिपेंड रहा, ये किस पे डिपेंड किया, इस पे, आई मेट द बॉय पे। तो जिस पे डिपेंड किया वो कहलाएगा मेन क्लाउज, और जो डिपेंड हुआ वो कहलाएगा सबऑर्डिनेट क्लाउज। दोस्तों इस सेंटेंस में आई मेट द बॉय आपका मेन क्लाउज है, हु हैड हेल्प मी सबऑर्डिनेट क्लाउज है, और इसमें हु एक कंजंक्शन में काम कर रहा है जो इसको जोड़ रहा है। ये दोस्तों अगला एग्जांपल है अबाउट टेबल। मैंने एक टेबल खरीदा, दैट कॉस्ट्स ₹100। और मैं केवल ये बोलूँ जो 100 रुपए की है, जिसकी कीमत 100 रुपए है, अगर हम केवल ये बात बोले तो कंप्लीट थॉट नहीं है। तो भाई किसकी कीमत 100 रुपए की थी, जिस टेबल को मैंने खरीदा। अब आपका कंप्लीट थॉट हो गया। तो इसने अपने थॉट को कंप्लीट करने के लिए इस क्लॉज पे डिपेंड किया। तो ये क्लॉज जिस पे डिपेंड किया वो हो गया आपका मेन क्लॉज, और जो डिपेंड हुआ वो हो गया आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज। अगला है शीला सेड दैट। शीला ने कहा कि शी वाज अ डांसर, वह एक नर्तकी थी। अब शीला सेड, उसने कहा, कंप्लीट थॉट है कि वह एक नर्तकी थी, कि वह एक नर्तकी थी। यहाँ पे क्लियर नहीं हुआ कि वह नर्तकी थी, कि वह नर्तकी थी। अब इसको अपना कंप्लीट थॉट के लिए इस पर डिपेंड, उसने कहा ना कि वह एक नर्तकी थी, तो अब क्लियर हो गया। तो ये दैट शी वाज अ डांसर हो गया आपका सबऑर्डिनेट क्लाउज, और शी सेड हो गया, शीला सेड हो गया मेन क्लाउज। दोस्तों आपने समझा सबऑर्डिनेट क्लाउज। ये दोस्तों सबऑर्डिनेट क्लाउज अपने कंप्लीट थॉट के लिए किस पे डिपेंड करता है, मेन क्लाउज पे। और जिस जिस सेंटेंस में, जिस जिस बड़े सेंटेंस में क्लाउज आ रहे हैं तो समझिए कि उसमें कोई ना कोई मेन क्लाउज है, क्योंकि सारे क्लाउज जो एक बड़े सेंटेंस तो उसमें एक मेन क्लाउज पे ही सारे दूसरे क्लाउज अपने कंप्लीट थॉट के लिए डिपेंड करते हैं, ठीक है। और सबऑर्डिनेट क्लाउज को जोड़ने के लिए सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का प्रयोग किया जाता है। जी दोस्तों, इन वाक्यों में दैट, हु, ये सारे क्या है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। तो इस प्रकार के बहुत सारे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, इनकी संख्या फिक्स नहीं होती है, तो उनके लिए मैंने एक छोटा सा लिस्ट तैयार किया है, जो लिस्ट आपके सामने है। तो सबसे पहले समझते हैं कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता क्या है। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इज अ कनेक्टिंग वर्ड और फ्रेज दैट इंट्रोड्यूसेज अ डिपेंडेंट क्लाउज। जी है दोस्तों, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वह कंजंक्शन होता है या वह कनेक्टिंग वर्ड होता है या फ्रेज होता है जो इंट्रोड्यूस करवाता है किसको, डिपेंडेंट क्लाउज को, आश्रित उपवाक्य को। ये दोस्तों इससे शुरू होने वाले, इन शब्दों से शुरू होने वाले क्लाउज को हम लोग डिपेंडेंट क्लाउज कहते हैं। तो कितने प्रकार से आते हैं देखते हैं सबऑर्डिनेट क्लाउज को। टाइम रिलेटेड कंजंक्शन, जो कंजंक्शन समय को बतलाता है, जैसे वंस, आफ्टर, बिफोर, एज सुन एज लॉन्ग एज, स्टिल, अनटिल, व्हेन, व्हेनेवर, व्हाइल, ये सारे आपको टाइम शो करते हैं। अगला कंपैरिजन शोइंग कंजंक्शन, जो तुलना बतलाते हो, दो, ऑल्दो, एज दो, इवन दो, जस्ट एज, वेयर एज, इन कंट्रास्ट टू। अगला है कॉज शोइंग कंजंक्शन, कॉज कारण को बतलाने वाले कंजंक्शन होते हैं, बिकॉज, एज, सिंस, सो दैट, इन अदर दैट। अगला कंडीशन शोइंग कंजंक्शन, जो शर्त को बतलाते हैं, इफ, इवन इफ, इन केस, प्रोवाइडेड दैट, अनलेस। जैसे इफ यू कम टू मी आई विल टीच यू, अगर आप मेरे पास आओगे मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो मेरे पढ़ाने का शर्त क्या है, आपको मेरे पास आना। तो ये इफ से जो कंजंक्शन है, जो सेंटेंस स्टार्ट हुआ वो कहलाएगा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, सॉरी सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाएगा। जी हाँ दोस्तों, जो ये कंडीशन बतला रहा है।
अगला है प्लेस शोइंग कंजंक्शन, जो जगह को बतलाता हो, वेयर, वेयर एज, वेयर एवर, ये सारे क्या होते हैं, प्लेस शोइंग कंजंक्शन होते हैं। दोस्तों आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया और आपने क्लाउज को समझा। अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो आप बार बार इस वीडियो को रिपीट करें और क्लाउज को समझने का प्रयास करें, क्योंकि अगला आने वाला वीडियो इस पे आधारित है। अगर आप क्लाउज अच्छे ढंग से समझे हुए रहेंगे तो आने वाली वीडियोज आपको काफ़ी आसानी से समझ में आएगा। तो बने रहिए हमारे साथ अगले टॉपिक के लिए, और थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें। बाय, हैव अ नाइस डे।